अब आएगा हाइड्राइड। देखो हाइड्राइड को पहले मैं आपको फ्लो डायग्राम बना देता हूँ कि हाइड्राइड का क्या क्या स्टडी करेंगे हम इसमें। हाइड्राइड पहले किसे कहते हैं, फिर इसके टाइप्स आते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं हाइड्राइड में। फर्स्ट होता है आयनिक हाइड्राइड, सेकंड होता है कोवैलेंट हाइड्राइड, और तीसरा होता है मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, कोवैलेंट के भी 3 टाइप्स होते हैं, इसको भी वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये स्टडी करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो हाइड्राइड में पहले हाइड्राइड किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल, उसके बाद इसके 3 टाइप्स होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, फिर जो कोवैलेंट हाइड्राइड होता है वो भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या रिच हाइड्राइड। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। तो इसमें पहला आएगा हाइड्राइड। हाइड्राइड होता क्या है, देखो, जब कोई भी एलिमेंट अगर आप देखोगे और वो कंबाइंड हो जाएगा इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इसके साथ कंबाइंड होने के बाद कैसा कंपाउंड बनाएगा, बाइनरी कंपाउंड। बाई का मतलब दो, जिसमें 2 ही एलिमेंट होने चाहिए, उसे कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। तो जब 2 मिलके बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे तो उसे कहते हैं हाइड्राइड। जैसे एग्जांपल के लिए NaH, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, CH4 ये भी हाइड्राइड है कार्बन का, H2O हाइड्राइड है। ठीक है, जिसमें भी हाइड्रोजन होगा और 2 एलिमेंट होंगे, जैसे NH3 हो गया, और इसमें H2 हो गया, HF हो गया, जिसमें भी हाइड्रोजन होगा और एक दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा आपका हाइड्राइड। तो समझ में आ गया हाइड्राइड। यस सर। तो हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, जब व्हेन एनी एलिमेंट कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। एग्जाम्पल है NaH, CH4, H2O, NH3, जिसमें भी हाइड्रोजन होगा एक दूसरा एलिमेंट होगा। अब इसके टाइप्स है, इसके टाइप्स में फर्स्ट आता है आयनिक, या इसको कहते हैं सेलाइन, या इसे कहते हैं सोल्ट टाइप, सोल्ट टाइप हाइड्राइड, सोल्ट टाइप हाइड्राइड। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो कहता है हाइड्रोजन कंबाइंड होता है एस ब्लॉक एलिमेंट से। अगर ये एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो गया, ठीक है, किसके साथ, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ, और क्या बना देगा, बाइनरी कंपाउंड, तो उसे कहेंगे कोवैलेंट, सॉरी, आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ गया। एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइंड होता है और बाइनरी कंपाउंड बनाता है तो उसे कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। सर बाइनरी कंपाउंड क्या एग्जांपल होगा इसका? बाई का मतलब 2, जितने भी मैं एग्जांपल बताऊंगा सब बाइनरी होंगे। जैसे मैंने कहा ग्रुप फर्स्ट है, तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, और पोटेशियम हो गया, और रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। इसके सबके साथ क्या लग गया, हाइड्रोजन, 2 एलिमेंट हो गए, तो ये बाइनरी हो गए। बाई का मतलब 2, जो भी कंपाउंड होगा उसमें 2 ही एलिमेंट होंगे बस, तो ये सब बाइनरी का एग्जाम्पल है। अगर मैंने कहा ग्रुप सेकंड, तो ग्रुप सेकंड में कौन से आते हैं, ये बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो यहाँ पे सब में H2 लग जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये सब बाइनरी है। बाई का मतलब 2, इसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट ही नहीं है, Mg और H। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, बाइनरी है। जो भी मैं एग्जाम्पल आगे दूंगा सारे बाइनरी होंगे। ठीक है, तो ये किसके साथ यस रिएक्ट सर। करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। समझ में आए।
Yes, sir. अब देखो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स में पहला, ये क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसके पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। नॉन वोलेटाइल होता है, यानी इसके वेपर्स नहीं बनते हैं जल्दी से। तीसरा, आयनिक करेक्टर वाला होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक करेक्टर इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, मोर आयनिक करेक्टर होता है। आयनिक करेक्टर होने की वजह से क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। कब, सॉलिड स्टेट में। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि वहाँ पे फ्री आयंस होते नहीं है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। रीजन क्या है कि आयंस टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, टाइटली बाउंड होते हैं किससे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इसी की वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फ्री आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो फ्री आयंस नहीं होते इसमें। जब फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। 6 है, अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन कर दिया यानी वाटर में मिला दिया, या फिर मोल्टन स्टेट यानी मेल्ट कर दिया। ठीक है, मोल्टन स्टेट कर दिया या एक्वस कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, इसकी फ्री आयंस हो जाएंगे, तो वहां पे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि फ्री आयंस की वजह से वहां पे फ्री आयंस होगा, फ्री आयंस। ठीक, तो ये है। और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसका आयनिक करैक्टर होता है, तो ये वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। यानी जितना मैंने आयनिक कंपाउंड के बारे में बताया था लगभग वही है, तो सॉल्युबल इन वाटर। तो ये आया समझ में कि नहीं आया। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें देखो एक और है इसमें, कि जो ये लाइब्रेटेड होता है, लाइब्रेटेड एट एनोड। जैसे आपने NaH ले लिया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इसे कहते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया आपने, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, तो ये क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा, Na प्लस में और H माइनस में। अब प्लस वाला कहाँ जाता है, प्लस वाला जाता है नेगेटिव के पास, यानी ये जाएगा कैथोड में। और ये माइनस वाला कहाँ जाता है, प्लस के पास, यानी ये हो जाएगा एनोड। तो ये कहाँ जाएगा, एनोड के पास। अब 2H प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और H2 गैस बन जाएगी। तो आपको एनोड में कौन सी गैस मिलेगी, H2 गैस। और जो सोडियम है, अब इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये सोडियम मेटल मिल जाता है कहाँ पे, कैथोड में। कैथोड में Na मिलेगा और एनोड में H2 गैस मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाइब्रेटेड एट कैथोड, एनोड सॉरी। ठीक है, प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास। क्लियर। Yes, sir. अब इसमें 9th आता है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो दूसरे का रिड्यूक्शन करता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जैसे NaH है, ऑक्सीडाइज का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बहुत जल्दी क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। जैसे इसका रिएक्शन है CO+ NaH, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को इसको दे देता है, तो ये अलग से रिएक्शन बन जाती है, हालांकि COONA+C। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने CO से C में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या कर दिया इसने, रिडक्शन, जो दूसरे का रिडक्शन कर देता है। और खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो खुद का ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है इसमें, किससे, कई आयनिक
प्रोडक्ट भी बनते हैं। कई जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए ये काम करता है। तो उसमें लिथियम हाइड्राइड है। लिथियम हाइड्राइड हाइड्राइड से हम लोग कई यूजफुल कंपाउंड बनाते हैं। इससे क्या होता है, यूजफुल कंपाउंड को हम सिंथेसाइज करते हैं, यूजफुल कंपाउंड। ठीक है, इसे ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा आता है, लिथियम हाइड्राइड प्लस Al2Cl6। ठीक है, इसको ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाएंगे हम, तो क्या होगा, ये बन जाएगा LiAl और ये H4 और LiCl। तो ये होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बहुत बार आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक और है इसमें, लिथियम हाइड्राइड अगर रिएक्शन करेगा डाइबोरेन से B2S6, इसे कहते हैं डाइबोरेन। तो डाइबोरेन से रिएक्शन करेगा तो बना देता है लिथियम BH4 ब्रोमोहाइड्राइड। ठीक है, बोरोहाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड। और एक और रिएक्शन बनाता है ये NaH, NaH के साथ NaH प्लस B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये सारी रिएक्शन कहाँ चलेगी, ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर में। तो ड्राई ईथर के साथ कंबाइंड होके ये बना देता है, जैसे ये बनाया है ऐसे ही बना देता है NaBH4। ये होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। और ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट को फॉर्मेशन के लिए काम आता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट या नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक, तो ये आपका हो गया आयनिक हाइड्राइड। अब आयनिक हाइड्राइड के बाद आता है सेकंड, कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड, तो कोवलेंट का मतलब क्या होता है, देखो, कोवलेंट हाइड्राइड का मतलब जो हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन है जो वो पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, अगर हाइड्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है तो उसे कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइंड होगा तो उसे कहेंगे कोवलेंट हाइड्राइड। क्लियर? पी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, 13 to 18 आता है। तो ये हमारा हो गया कोवलेंट हाइड्राइड। अब कोवलेंट हाइड्राइड में क्या होता है, देखो, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसकी भी। कोवलेंट की क्या है करेक्टरिस्टिक्स, देखो, करेक्टरिस्टिक्स में पहला, ये वोलेटाइल होते हैं, यानी ये वेपर्स में आराम से चेंज हो जाएंगे, तो वोलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं, वोलेटाइल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक, कम होता है। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं इसमें, आ, जैसे उसमें था कि क्रिस्टलाइन होता है या वोलेटाइल होता है और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो कंडक्टिविटी होती है क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यानी जो चीज हमने उसमें पढ़ी थी उसका अपोजिट कर देना है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास आयंस वगैरह कुछ होते नहीं है। वाटर में ही इनसॉल्युबल होता है, वाटर में घुलेगा नहीं क्योंकि कोवलेंट नेचर वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर या वेरी लेस सॉल्युबल होता है इन वाटर। ठीक है, और इनसॉल्युबल हो गया, बैड कंडक्टर हो गया, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, वोलेटाइल हो गया। ठीक है, और इसमें कोवलेंट करेक्टर इसका ज्यादा होता है, क्योंकि कोवलेंट तो है ही है, तो इसमें कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पी ब्लॉक यानी कोवलेंट हाइड्राइड। इसको एक और नाम कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं इसे, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है,
अब देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम अलग अलग चीजों से करते हैं। इसके क्या है, 3 टाइप्स है। इसके 3 टाइप्स हो गए। पहला हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज प्रीसाइज, और तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब डेफिशिएंट में क्या होगा, डेफिशिएंट का मतलब हुआ कि एक ऐसा हाइड्राइड जिसके जो सेंट्रल एटम होगा, जो सेंट्रल एटम होता है उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। उसका ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा जिस सेंट्रल एटम में, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जनरली कंबाइंड होता है 13 ग्रुप वाले के साथ। जो भी 13 ग्रुप का होगा, अगर वो कंबाइंड होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 13 में आता है बोरोन, तो बोरोन का हो गया BH3। तो BH3 में क्या होगा, देखो B1 2 3, इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो गए तो 6 हो गए, तो ऑक्टेट नहीं है इसका कंप्लीट। ठीक है, ऐसी एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम के लिए भी 1 2 3, यानी एल्युमिनियम हाइड्राइड AlS3। तो इस केस में क्या होगा, 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इसके पास फिर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इनकम्प्लीट है, यानी जो सेंट्रल एटम है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उस कंपाउंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। समझ में आ गया। Yes, sir. और इसे एक नाम और कहते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, या अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं लेविस एसिड। तो ये लेविस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, ये भी लेविस एसिड की तरह हो सकता है। ठीक, तो ये क्या होता है कि जब ये एग्जिस्ट करेगा तो ये डबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे BH3 है, BH3 इनकम्प्लीट है तो इसका डबल कर देता हूँ, B2H6 फॉर्म में हो जाएगा। जैसे AlS3 है तो ये N लगा दो, कितने भी मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी कंपाउंड है जिसको ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अनस्टेबल हो गया इसमें। तो जब ये अनस्टेबल है तो दो आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। अब सेकंड टाइप आता है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, प्रीसाइज का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम जो होता है उसमें एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर नहीं होगा, केवल 8 कंप्लीट होंगे लेकिन लोन पेयर नहीं होगा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। ठीक, Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएगा ग्रुप 14 वाले के साथ। 14 वाले में कौन कौन आते हैं, जैसे कार्बन आ गया और लेड आ गया, तो ये बनाता है CH4। एग्जाम्पल देखो CH4। अब ये सब बाइनरी है, ध्यान रखना, जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ बाइनरी है, क्योंकि उसमें दो ही चीज अटैच होंगी, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकते। तो बाई का मतलब 2, तो जिसमें 2 एलिमेंट होंगे वो बाइनरी कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, अब C है, C के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इसने शेयरिंग कर ली, तो इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए हैं, लेकिन इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसे कहेंगे प्रीसाइज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, यानी सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। क्लियर है। Yes, sir.
और कोई भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सिलिकॉन ले लो ग्रुप 14 में, उसका भी यही होगा। सिलिकॉन का मतलब SiH4, SiH4। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है, जैसे CH4 होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होगा देखो, Si है तो एक हाइड्रोजन, दो, तीन और एक चार, तो कैसे हो गया, टेट्राहेड्रल ही होते हैं। और इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का होता है 14, यानी 284, तो इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 हाइड्रोजन है, तो सबके साथ 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 1 + 1 + 1, तो ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। क्लियर हुआ? इनका शेप होता है टेट्राहेड्रल। ओके सर। अब है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, रिच का मतलब ज्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे ज्यादा होगा देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, तो रिच का मतलब ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, जो क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल एटम में क्या होगा, जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास लोन पेयर भी होता है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर भी होता है। ठीक, लोन पेयर भी होता है और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रिच का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, रिच का मतलब इससे नहीं है कि ज्यादा हो जाएगा। रिच का मतलब सिर्फ क्या है कि लोन पेयर होगा उसके पास। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कि जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ कौन से ग्रुप होंगे, 15, 16, 17 ग्रुप वाले अटैच हो गए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जैसे 15 ग्रुप का मेंबर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ NH3 बनाएगा। तो कोई एग्जाम्पल को मैं आके बताता हूँ। जैसे 15 ग्रुप का एग्जाम्पल, NH3, N है, इसके बाहर 1 2 3, और नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर बच गया। होंगे इसके पास 8 ही, लेकिन एक लोन पेयर हो गया, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो रहा है देखो, तो ये NH3 एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो 15 ग्रुप में ऐसे PS3 है, तो PS3 में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक लोन पेयर होगा, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सिस हाइड्राइड। क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का? यस सर। ठीक, ये तो 15 सर ग्रुप लोन का था। पेयर इसमें एक होगा सर। हाँ, अब 16 को आते हैं देखो, 16 में अगर आप 16 को करोगे तो 16 में दो हो जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर बना देगा H2O, तो यहाँ पे दो लोन पेयर हो जाएंगे, 1 2। ठीक है, एक लोन पेयर, ये दो हो गए, और दो हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6, तो 6 में से दो ये हो गए, दो ये हो गए, चार ये हो गए, और दो क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले, तो इसलिए टोटल 6 हो गए। लेकिन इसमें दो लोन पेयर हो गए, लोन पेयर हो गए 2, और जो बॉन्ड पेयर, सॉरी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। ठीक, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन 8, तो ये हो गया H2O। ये 16 ग्रुप का हो गया। अगर 17 ग्रुप का बात करेंगे हम, फ्लोरीन को ले लो आप, HF। अब फ्लोरीन के बाहर कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब कितने बच गए, 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 लोन पेयर। तो ज्यादा होंगे कम नहीं होंगे, कम से कम एक होना चाहिए बस, तो 3 लोन पेयर भी हो गया और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसमें सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी चीज क्या है कि उसके पास कम से कम लोन पेयर दिखना चाहिए। ठीक है, वो हो गया इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड।
आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। तो अब इसके बाद है इनकी कैटनेशन पावर भी होती है। वो तो हमने पता है कि जो कार्बन होता है हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होते चले जाते हैं, लेकिन मेन इसका यही है। ठीक। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या है? मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसके नाम बहुत सारे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक हाइड्राइड। इसके देखो कई नाम है। मेटेलिक के क्या क्या नाम है देखो। पहला, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। दूसरा इसका नाम है नॉन स्टोइचोमेट्री नॉन स्टोइचोमेट्री हाइड्राइड। ठीक है। और मेटेलिक तो है ही, और नॉन स्टोइचोमेट्री एंड इंटरस्टिशियल। इस तरीके से इसके ये अलग अलग नाम आ गए। ठीक है। अब इसकी डिफाइन क्या है देखो। इसकी डिफाइन ये होती है कि जो हाइड्रोजन होता है वो कंबाइंड होगा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ, तो उसे कहेंगे मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है। कौन से एलिमेंट है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसको कहेंगे मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, याद रहेगा ये। यस सर। तो डी और एफ दोनों होने चाहिए। अब क्या होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें वो कहता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें 7 to 9, जो ग्रुप होगा 7 to 9 यानी 7, 8, 9, ये वाले हाइड्राइड नहीं बनाते। जो 7 to 9 है वो हाइड्राइड नहीं बनाता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो ग्रुप 6 होता है इसमें केवल क्रोमियम हाइड्राइड बनता है बस, बाकी सब बनाते हैं। केवल 7, 8, 9 वाले में कोई हाइड्राइड नहीं बनता है। ठीक है, इसको याद रखना। 7, 8, 9 ग्रुप में कोई हाइड्राइड नहीं बनेगा, और जो ग्रुप 6 होता है उसमें केवल एक ही हाइड्राइड बनता है। कौन सा? क्रोमियम हाइड्राइड, बस, बाकी नहीं बनते। क्लियर? यस सर। अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लगभग लगभग जैसे मेटेलिक की होती वैसी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटेलिक से अलग शो कर देता है, यानी कि उससे वीक हो जाता है। जैसे कंडक्टिविटी में हो गया, जो पहले पेरेंट है उसमें ज्यादा होता है, और इसमें जब ये कंपाउंड बनता है तो कम हो जाता है। ठीक है। अब देखो इसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं? इसे कहते हैं हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो क्यों कहेंगे हम इसको? एक मिनट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो इंटरस्टिशियल क्यों बोलते हैं इसे। तो जैसे ये आपने लैटिस बना दिया कुछ भी, ये लैटिस बन गया। अब लैटिस बनने से क्या हुआ कि इसमें एक गैप आ जाता है। देखो ये लैटिस होता है, जैसे क्रोमियम हो गया या कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? लैटिस बन गया। अब इसमें क्या होता है? गैप आ गया। इस गैप को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। इस गैप को, खाली जगह को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल टाइप साइट्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट होता है। अब क्या होता है, पहले ही माना जाता था कि जो भी हाइड्रोजन होगा वो छोटा साइज होता है, तो इस गैप में आ जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, तो इसीलिए इसे कहते थे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो भी गैप होगा वहां पे क्या है? हाइड्रोजन आ जाता है। यानी कि हाइड्रोजन इज ऑक्यूपाइड एट द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द मेटल लैटिस। ये लैटिस है, इसको हम कहते हैं मेटल लैटिस। जो मेटल है उसका लैटिस है। तो मेटल लैटिस के
इंटरस्टिशियल साइट्स में या गैप में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्यूपाई कर जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ गया ये? Yes, sir. तो अब इसमें क्या होता है, देखो एक और है इसमें, नॉन स्टोइचोमेट्रिक। नॉन स्टोइचोमेट्रिक, नॉन स्टोइचोमेट्रिक में क्या होता है, एक मिनट, हाँ। नॉन स्टोइचोमेट्रिक में क्या होगा कि जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है। नॉन स्टोइचोमेट्रिक, इसको नॉन स्टोइचोमेट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक में क्या होता है, जो रेशियो होता है, ठीक है, जो रेशियो होता है वो सेम नहीं होता है। रेशियो किसका, जो ये डी ब्लॉक का है और हाइड्रोजन है, इन दोनों का रेशियो क्या है, फिक्स नहीं होता है। फिक्स मतलब सेम अमाउंट में नहीं होता है, कम या ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को ये फॉलो नहीं करता। किससे फॉलो नहीं करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है कि कभी भी कोई ऑर्गेनिक वो कंपाउंड बनाएगा, केमिकल कंपाउंड बनेगा, तो उसमें फिक्स रेशियो बाय मास होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए LaH 2.87, ठीक है, LaH 2.87, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है उसका रेशियो होल नंबर में नहीं है, कम है, तो उसे कहते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे है टी आई और H 1.5 to 1.8, तो ये क्या है, होल नंबर में नहीं है, तो ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक है। ठीक है, जो इसका रेशियो होगा वो क्या है, फिक्स नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं है, होल नंबर में नहीं आ रहा है, तो इसे कहेंगे नॉन स्टोइचोमेट्रिक। ठीक है, मेटल आयन का हाइड्राइड के साथ जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है, दोनों का रेशियो अलग अलग है, डिफरेंट है, वेरी करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। यानी जो रेशियो है किसका, मेटल का और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए वो कहता है कि होल नंबर में नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक। समझ में आया ये, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कि जो रेशियो है हाइड्रोजन और मेटल का वो फिक्स नहीं होता है, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को ये फॉलो नहीं करता है, और ये चेंज होता जाता है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ, इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक। स्टोइचोमेट्रिक का मतलब फिक्स रेशियो में होने चाहिए, और इसका मतलब फिक्स रेशियो में नहीं होता है। ठीक है, तो Yes, इसलिए sir. इसको नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं, और इंटरस्टिशियल का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये तो हमने बताया, इसके नाम ये थे और इसको ये नाम क्यों बोला। अब हम आते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स में कुछ खास बात होगी इसकी। करेक्टरिस्टिक्स में पहला, हार्ड होते हैं ये, हार्ड। दूसरा, मेटेलिक लस्टर होता है इसमें, वही जो प्रॉपर्टी लगभग इसकी है मेटल की होती है, लगभग लगभग वही वाली है, लस्टर होता है। ठीक है, और इसके अलावा गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे होंगे। और इसके अलावा क्या होता है इसमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद क्या होता है, जो डेंसिटी होता है इसका वो कम होता है, किससे, जिससे मिलके बनता है। ठीक है, तो इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी वो कम होगा, किससे, जो प्योर मेटल है उसके कंपैरिजन में। जब आप मेटल हाइड्राइड बना देते हो तो उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि जो नोबल
मेटल्स होते हैं जैसे पैलेडियम, प्लेटिनम, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप इसे ठंडा करोगे, जैसे अपने नोबल मेटल है कौन से हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सॉरी प्लेटिनम हो गया, तो जैसे गोल्ड है और प्लेटिनम हो गया, तो ये क्या करते हैं, जैसे आप इसे कूल करते हो तो ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जनरली जैसे हमने कहा अभी इंटरस्टिशियल साइट में जाता है, तो ये कहते हैं कि ये जो नोबल मेटल्स होते हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और स्टोरेज के काम में यूज करेंगे, यानी इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तो वो हाइड्रोजन स्टोरेज यानी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, क्योंकि आपने इसे स्टोर कर लिया, सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जैसे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गई आपकी, स्टोर हो गई है, तो इससे कहते हैं हाइड्रोजन स्टोरेज। ठीक है, और ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो एनर्जी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको इसमें, ये हो गया मेटल हाइड्राइड का। इसमें कोई डाउट? No, sir. तो इसका यूज बहुत सारा है, कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को ये एब्जॉर्ब करता है, इसका यूज क्या है देखो, इसका कैटालिटिक रिडक्शन में इसको हम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम हो गया है, आपको फिर से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। Okay, sir.